यूपी से क्या करोगे सूचना को? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी भी जनपद से मांग सकते हैं। तुमको सूचना भी देंगे और अच्छी तरीके से सूचना देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं खींच करके गाजियाबाद तुमको पटक के मारूं और ले चलोगे। जब ITI आओगे लखनऊ में तब तुमको पता चलेगा। जैसे कुछ इस राइट को, इस एक्ट को बर्बाद कर रहे हैं। तो तुम्हारे बाप हूँ मैं और आवाज तुमको समझ लो अपने बाप से पाला पड़ा है। और ये सूचना दूंगा और आओगे तो तुमको वहीं गोमती नगर में उठवा लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस ऑडियो में जहां जहां बीप की आवाज है वहां वहां एक लोक सेवक द्वारा एक आरटीआई एक्टिविस्ट को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। इस वीडियो को पहले भी मैं आपके सामने लेकर के आया था, लेकिन इस वीडियो का अगला चरण यह है कि एक न सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राजकुमार अब इस मामले को लेकर के निर्वाचन आयोग तक पहुंच गए हैं और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला, डीएम लखनऊ समेत तमाम अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा है। पूरा मामला ये है, दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को देखते हुए वोट डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है। इस डिलीट करने की प्रक्रिया में ही तमाम सारे खेल किए जाते हैं। आरोप ये लगाए गए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और उनके वकील के द्वारा कि इसमें जिंदा लोगों के भी वोट काट दिए जाते हैं। क्या है उनके पूरे आरोप और गाली सुनने के बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा, सुनिए आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुमार नेशन जनमत से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं। अभी मैं जिस आरटीआई एक्टिविस्ट की बात कर रहा था यही वो राकेश कुमार जी हैं। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, प्रधान भी रहे हैं, तो बखूबी समझते हैं कि किस तरीके से वोटों की बिकवाली और उसका घोटाला होता है। एक गाली बहुत फेमस हो रही है, ऑडियो बहुत वायरल भी हो रहा है। उसमें जिस शख्स ने फोन किया आपको, उसने क्या बताया कि मैं कहां से बोल रहा हूं? उसने 21 सितंबर को 4:55 पे शाम को मेरे फोन पे फोन आया और उसने लखनऊ से बताया कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और ये लेटर जिलाधिकारी लखनऊ ने मार्क किया है जो मेरे पास आया है। और उसने इतनी भद्दिया गाली दी है कि जो मेरी माताओं बहनों को बेइज्जत करने के लिए जो भी गाली दी जा सकती है वो सारी गालियां मेरे को दी है, जिनको मैं नहीं बता सकता। आपने पूरे प्रदेश में आरटीआई डाल रखी है, क्या मकसद है इसका मकसद जो भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो वोटों का डिलीशन का कार्य चल रहा है उसमें किसी भी जीवित व्यक्ति की वोट ना काट ली जाए। जो ये वोटों का घोटाला करते हैं और वोटों पे जो डकैती डालते हैं उससे लाखों करोड़ों लोग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, जिससे सही सरकार का निर्माण नहीं हो पाता। सरकार से ही देश चलता है, तो राष्ट्र निर्माण में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आरटीआई लगाई है। आपने कहा कि जीवित लोगों में कई लोगों के वोट कट जाते हैं, तो क्या आशंका है आपको कि कौन से जीवित लोग हैं जिनके वोट काट दिए जाते हैं? ये एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो समुदाय के लोग हैं उनकी वोटों को चिन्हित करके स्पेशली उन्हीं वोटों को काटा जाता है। और मेरे पास काफी उदाहरण है, मेरे गांव के उदाहरण है जो पिछली विधानसभा में ग्राम पंचायतों के चुनाव में पूरे के पूरे परिवार काट दिए गए और मृतक लोगों की वोट चली आ रहे हैं लगभग 20-20 वर्षों से। कहते हैं कि संघर्ष करने वालों को साथी खुद ब खुद मिल जाता है, तो आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुमार को साथ मिल गया सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजकुमार का। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा तक को नोटिस भेज दिया है और उनका साफ कहना है कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती इस मामले में, वो लखनऊ के जिलाधिकारी को भी पार्टी बना रहे हैं, तो वो कोर्ट के माध्यम से 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे ही करवाएंगे। उन्होंने जो हमसे बातचीत की वो भी सुन लीजिए। गालीबाज निर्वाचन अधिकारी का मामला सामने आने के बाद निश्चित तौर पर अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजकुमार जी हैं जो अब इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस प्रकरण में अब आगे आपका प्लान है? सबसे पहले हमने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी को और राज्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला को एक लीगल नोटिस
भेजा है। मेरे व्यवहारी ने मुझे बताया कि मैंने एक आरटीआई उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों से मांगी थी और लखनऊ के जिलाधिकारी से जो सूचना मांगी गई थी, लखनऊ के निर्वाचन कार्यालय ने फोन करके मुझे गालियां दी हैं और जिस तरह की गालियां, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, ये उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश के लोक सेवकों की महिलाओं के प्रति सोच कैसी है। देश में जो वोटर डिलीशन का काम है वो AERO तहसीलदार स्तर का अधिकारी होता है और ERO उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी होता है। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में वो लोग वोट को जो है वोटर लिस्ट को तैयार कराते हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार। भारत निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाने की जो नियमावली बनाई है वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। यदि उसका निश्चित रूप से सही से पालन अधिकारी कर दें तो देश का कोई भी मतदाता अपने संवैधानिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि यदि किसी व्यक्ति को वोट काटना है, चाहे वो मर चुका है या अस्थायी रूप से निवास करता था, अपना स्थान उसने परिवर्तित कर लिया है, तो दोनों स्थितियों में उसको रजिस्टर्ड डाक से एक नोटिस भेजना होता है और जब नोटिस वापस लौट का जाता है पोस्टल विभाग की टिप्पणी के साथ कि ये व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसके बाद तहसीलदार और SDM का ड्यूटी है कि वो उसको मौके पर जाकर वेरीफाई करे। उसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा। मुझे जो आपने बताया कि पत्र भेजा जाता है किसी का भी वो काटने से पहले, वोट काटने से पहले, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई मामला कभी आया नहीं संज्ञान में। भेजा जाता है वास्तव में? सर, ये एक व्यवस्था है और जब वोटरों के साथ घोटाला, धोखाधड़ी, ठगी और लूट करने का उद्देश्य हो तो फिर उसके बाद भेजना जो है कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह से हमारे क्लाइंट राकेश कुमार जी ने आरटीआई मांगी है कि जो अभियान भारत निर्वाचन आयोग का चल रहा है 8 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक, जिसमें वोटर लिस्ट का डिलीशन होना है, तो इन्होंने 8 अगस्त 2021 से 10 सितंबर 2000 तक जो वोटर लिस्ट AERO और ERO ने चिन्हित कर लिए हैं वोट डालने के लिए, उनकी बूथवार सूची मांगी गई है और जिन लोगों को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेज दी गई है, उनकी संख्या मांगी है बूथवार। ये कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जिस सूचना के बदले गालियां देनी पड़े। इससे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की गालियां दी है इनको, जिस तरह से मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया है कि ये गालियां दी है, ये सुनवाई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग ये एक किस तरह की तैयारी करा रहा है कि यानी भारत के नागरिकों को एक लोक सेवक, मां बहन और जो उसको गालियां दी जा सकती हैं, मारने की तमाम जो है दी जा सकती हैं, जो गालियां बनी हैं वो गालियां सारी, इतनी गालियां आज तक हमने सुनी नहीं है पहले अपने जीवन में कभी, जो ऑडियो में सुनने को मिली है, तो वो सारी गालियां दी गई हैं। यदि वोटर लिस्ट बनाने के समय इतनी गालियां दी जाएंगी तो मतदान के दिन कितनी गालियां देकर वोटों को वंचित किया जाएगा मतदान से, गिनती में कितने लोगों को डंडे और लठ चलाए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। आप जिसको वोटों की बिकवाली कह रहे हैं, चोरी कह रहे हैं, महाघोटाला कह रहे हैं, जिम्मेदार कैसे मानते हैं और प्रक्रिया ठीक कैसे होगी? पहली जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयुक्त की है, दूसरी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी स्टेट लेवल के अधिकारी की है और उसके बाद जिलाधिकारी की जिम्मेदारी शुरू होती है। लखनऊ के जिलाधिकारी से सूचना मांगी गई है और लखनऊ के जिलाधिकारी ने उस प्रार्थना पत्र को हमारे क्लाइंट के किस अधिकारी के पास भेजा है, किससे गालियां दिलवाई हैं,
इसमें निश्चित रूप से जिलाधिकारी की भूमिका तय होनी चाहिए। हमारे क्लाइंट ने थाने पर जो तहरीर दी है उसमें जिलाधिकारी को मुलजिम बनाकर जो है मुकदमा कायम करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और उसमें जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाएगा। मान लीजिए कि आपकी बात नहीं सुनी जाती, फिर क्या करोगे आप? यदि मुकदमा पुलिस नहीं लिखती तो निश्चित रूप से ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और SC ST ये अंबेडकर बस्ती में रहता है, जिससे इसको अपमानित करने के उद्देश्य से जो गालियां दी गई है ये जातीय द्वेष के चलते और जातीय उत्पीड़न के चलते इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। और यदि SSP और SO गाजियाबाद के इसमें मुकदमा कायम नहीं करते तो 156(3) में जिलाधिकारी और अन्य जो व्यक्ति अज्ञात है उसके विरुद्ध जिसने गालियां दी हैं, जिसका दूरभाष नंबर हमारे पास है, तो उनके खिलाफ 156(3) में और SC ST एक्ट में और राजद्रोह में मुकदमा कायम किया जाएगा, क्योंकि RTI एक्ट भारत के संविधान का हिस्सा है। और यदि भारत के संविधान का कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए राजद्रोह का अपराध बनता है। तो SC ST एक्ट की धारा 325 और राजद्रोह के खिलाफ और 504, 506 में जिलाधिकारी और इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाएगा। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।